नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। जो हमारी डीएफसी की सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें आपको 500 बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा सीबीटी सेकंड के लिए। उसका 90th पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 तक भारतीय रेलवे के अंतर्गत कितने रेलवे जोन बनाए गए? बाय द ईयर 2006 हाउ मेनी रेलवे जोन वर क्रिएटेड अंडर इंडियन रेलवे? रेलवे जोन के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर, जिसमें ईयर के साथ ईयर और रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स वगैरह सब पढ़ाए मैंने। तो इसका करेक्ट आंसर है 2006 तक 13 रेलवे जोन बने थे। अगर मैं ऑफिशियली वेबसाइट की बात करूं, ये जो डेट ली है मैंने एस्टेब्लिश डेट की, रेलवे जोन कौन सा रेलवे जोन कब बना था, तो 1951 में 3 रेलवे जोन, 52 में 3, फिर 55, 58, 66, 98 इसमें एक रेलवे जोन बना है। 2002 में 2 रेलवे जोन और 2003 में 5 रेलवे जोन। तो अगर मैं 2003 तक बात करूं या 2006 तक बात करूं, तो 2006 तक 17 रेलवे जोन बने थे। ठीक है, 17 रेलवे जोन बने थे 2006 तक। उसके बाद 2010 में एक रेलवे जोन बना 18वां, और 19वां रेलवे जोन लास्ट बना 19 में। मगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें 13 आंसर दिया था, इसलिए मैंने 13 बताया है। अब अगर ऑफिशियली गूगल भी करके देखेंगे 2003 में कितने रेलवे जोन बने थे, 5 रेलवे जोन बने थे 2003 में। जो मैंने आपको डेटा बताया है वो ऑफिशियली वेबसाइट से लिया था इंडियन रेलवे की। मैंने जो ये डेट्स बताई हैं वो भी जो भी रेलवे जोन जब बनाए उसकी एग्जैक्ट डेट है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। तो क्वेश्चन में इसका आंसर था 2006 तक 13 रेलवे जोन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक बापू अनफॉरगेटेबल इज लॉन्च्ड बाय डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट? जो बुक थी बापू द अनफॉरगेटेबल, वो कौन से स्टेट के डिप्टी सीएम ने लॉन्च करी थी इस बुक को? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में जो डीएफसी एग्जाम हुआ था उसमें आया था। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स बताता हूँ आपको जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे अभी 2023 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है द टाइम शेल्टर। बुक का नाम है द टाइम शेल्टर। इसको ओरिजिनली बल्गेरिया भाषा में लिखा गया है। बल्गेरिया भाषा में लिखा है किसने? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने ये लिखी है बुक टाइम शेल्टर, बल्गेरिया भाषा में लिखी है इन्हें। एंजेला रोडेल ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करा है। तो इंपोर्टेंट बुक्स है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इसको 2023 का, टाइम शेल्टर को एंजेला रोडेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बुक है माई लाइफ इन डिजाइन। तो माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान जो शाहरुख खान की वाइफ है उनने लिखी है बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी डिजाइनर है। फिर आशीष कुंद्रा जी ने एक बुक लिखी है द रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट। आशीष कुंद्रा जी का बुक का नाम है। जितनी भी बुक पढ़ा रहा हूँ सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। मेड इन इंडिया 100% आएगी एग्जाम में। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये अमिताभ कांत ने लिखी है जो नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड इन इंडिया अमिताभ कांत ने लिखी है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सलमान रुश्दी की बुक्स बहुत आती है एग्जाम में। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियन कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी है, आशीष चंदोरकर और सूरज शुदीन ने लिखी है बुक। नेक्स्ट बुक है संजय सयाल की रेवोल्यूशनरीज, संजय सयाल की बुक है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पति ने लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अंबेडकर बुक किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। ये इनके बुक तो बहुत आती है एग्जाम में, शशि थरूर की। फिर ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम विनोद राय की बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज किसको मिला है? बुकर प्राइज मिला है 2023 का द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, इसको बुकर प्राइज मिला है 2023 का। बुकर प्राइज किसने लिखी है ये बुक? शेहान करुणा तिलका को बुकर प्राइज मिला है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए, इन्होंने लिखी है बुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोक एंड एसेस, ये अमिताभ घोष ने लिखी है, इनकी बुक तो बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में। जितनी भी बुक्स पढ़ाई है मैंने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए सुरक्षात्मक उपाय 1989 के लिए रेलवे अधिनियम में निहित है, जिसने इसका स्थान लिया है। फॉर द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे प्रोटेक्टिव मेजर आर इनश्राइंड इन रेलवे एक्ट 1989 विच रिप्लेस द, जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट आया था पहले, रेलवे एक्ट 1989। ठीक है, इस जो रेलवे एक्ट आया था 1989 वाला, उस रेलवे एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था? कौन से रेलवे एक्ट को रिप्लेस किया था? तो इंडियन रेलवे एक्ट 1890 वाला एक्ट था, उसको रिप्लेस किया था 1989 वाले एक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 बैच के सदस्य देश को भारतीय रेलवे बोर्ड के वित्तीय आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। देश मेंबर ऑफ 1967 बैच मेड इट टू द पोजीशन ऑफ फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। तो 1967 की बैच की कौन सा मेंबर था ऐसा जिसको फाइनेंस कमिश्नर रेलवे का बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर विजय लक्ष्मी विश्वनाथ। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं कि फाइनेंस कमिश्नर कौन है इंडियन रेलवे का, तो ए के प्रसाद प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे संस्थान नासिक में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इज बेस्ड इन नासिक? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं रेलवे इंस्टीट्यूट हम, तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये नासिक स्थित है। इसको मैंने याद करने ट्रिक बताई थी, एनी नासिक में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑप्शन थर्ड है हमारा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पर है? ये है पुणे में। इसकी ट्रिक बताई थी CP या PC। PC याद रखिए, PC हमारा है वो है पुणे में। ऑप्शन सेकंड है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, तो टेलीकम्युनिकेशन पकड़िए आप। टेलीकम्युनिकेशन है तेलंगाना में। तेलंगाना में भी कहाँ पर? सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। कौन सा इंस्टीट्यूट? सिग्नल एंड इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन। T से याद रखिए तेलंगाना में भी कहाँ पर? सिकंदराबाद में। फिर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये कहाँ पर है? ये जमालपुर में पड़ता है। जमालपुर में इसकी ट्रिक बताई थी MEJ। ये MEG बताए थे और JEM लग सकते हैं आप, जेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फेस्टिवल इज करेक्ट? कौन सा पेयर फेस्टिवल का सही है? तो लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में होता है क्या? और ओनम फेस्टिवल केरला में होता है क्या? तो लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में होता है, बिल्कुल सही है। और ओनम फेस्टिवल केरल में होता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2 सही है। सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं हम, जैसे सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में होता है। द्रुपका तेशी फेस्टिवल भी सिक्किम में होता है। पोंग लावासुल ये भी सिक्किम में होता है। बुमचू फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सिक्किम का। और लोसांग फेस्टिवल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सिक्किम का। केरल का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है त्रिशूर पूनम फेस्टिवल है केरल का। मकर विक्कू फेस्टिवल ये केरल का फेस्टिवल है। ओनम फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है केरल का। अतुकल पोंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु फेस्टिवल, फिर थेयम फेस्टिवल है बहुत इंपॉर्टेंट है केरल का। ये फेस्टिवल कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सांस लेने के दौरान पसलियां बाहर निकल जाती हैं और सांस छोड़ने के समय पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। डूइंग द इनहेलेशन रिप्स मूविंग आउट, डूइंग एक्सहेलेशन रिप्स मूवमेंट इन। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सांस लेने के दौरान पसलियां बाहर निकल जाती हैं और सांस छोड़ने के दौरान पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं। तो दोनों करेक्ट हैं। देखिए जब आप सांस लेते हैं तो जो रिप्स होती है ना हमारी रिप्स, जिसको हम पसलियां बोलते हैं, वो बाहर की ओर निकल जाती हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो जो पसलियां है ना वो अंदर की ओर जाती हैं। ये देखिए यही पूछा था इसमें कि कौन से करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है इसका ओपेक एक ग्लास होता है, और ट्रांसलूसेंट ये भी एक ग्लास जैसा होता है। तो जो ओपेक होता है, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, और ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अपारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है? प्रकाश को उनके बीच से गुजरने ना दे। अपारदर्शी का मतलब ये होता है। पारभासी प्रकाश को आंशिक रूप से उसके माध्यम से गुजरने दे। ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है ना वो लाइट को पास नहीं होने देता। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, सम लाइट पास हो जाती है, मतलब थोड़ी लाइट पास हो जाती है, ज्यादा नहीं होती। और ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी लाइट पास हो जाती है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा था जो ओपेक होता है हमारा वो लाइट को पास होने देता है क्या? बिल्कुल नहीं होने देता। ये बिल्कुल सही आंसर है। ट्रांसलूसेंट ये ट्रांसलूसेंट होता है। देखिए ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? आपको बिलर लाइट दिखती है, बहुत कम लाइट दिखती है। और ट्रांसपेरेंट में क्लियर व्यू दिखता है। जैसे मान लीजिए कांच लगा है और ट्रांसपेरेंट आप व्यू देखते हैं कांच से, तो बाहर का क्लियर दिखता है। ट्रांसलूसेंट में जो ग्लास होता है उसमें बाहर का बहुत धुंधला दिखता है। और जो ओपेक ग्लास होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसमें बिल्कुल बाहर का नहीं दिखता। तो ओपेक में बिल्कुल बाहर का नहीं दिखता, लाइट पास नहीं होती, बिल्कुल सही है। और ट्रांसलूसेंट में ये पास तो करता है मगर पार्शियली लाइट दिखती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ये कार्बन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। और अगर एटॉमिक नंबर पूछूंगा तो एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये हो गया एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास होता है कितना? 12। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कार्बन से मॉलिक्यूल बनता है एक जिसको हम CO बोलते हैं, कार्बन मोनोक्साइड। जो कार्बन मोनोक्साइड गैस होती है ना वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट शो करती है। और जो व्हीकल गैस होती है, कार्बन मोनोक्साइड व्हीकल गैस होती है, हमारी जो गाड़ी वगैरह होती है उसमें कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलती है। और ये हाईली पॉल्यूटिंग गैस है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कार्बन मोनोक्साइड करती है। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं जिसको, नॉन पॉल्यूटिंग गैस है, ये पॉल्यूशन नहीं करती। और फिर आता है CFC का फुल फॉर्म भी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले फ्रीज, जो हमारी फ्रीज होती थी ना, फ्रीज में जो गैस यूज होती थी पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी। उसके बाद ये ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल हुई ये गैस, इसलिए इसको बंद कर दिया। अब जो फ्रीजर में यूज होती है गैस
कौन सी, पियोन गैस यूज होती है फ्रीजर में। फिर कार्बन से एक और मॉलिक्यूल बनता है हमारा जिसको मीथेन बोलते हैं, CH4 मीथेन, CH4 बोलते हैं मीथेन, जिसको मास गैस भी बोलते हैं। ठीक है, बायोगैस जो गोबर गैस होती है उसमें 75% तक मीथेन होता है, और जो CNG गैस होती है हमारे उसमें 95% तक मीथेन गैस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन इक्वेशन ऑफ मोशन? तो इक्वेशन ऑफ मोशन की 5 इक्वेशन होती है वैसे तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस इजिकल टू वी माइनस यू। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी होती है एक इक्वेशन ये है। फिर ए इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है दूसरी इक्वेशन ये है। तीसरी इक्वेशन ये है 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। तो अपन देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन ये है, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में क्या है, ए टी को इन्होंने एक साइड रखा और u को इधर भेज दिया, तो v माइनस यू अपॉन ए टी। तो जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर a इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये वाली इक्वेशन ये सेकंड वाली इक्वेशन जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ में। फिर 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन है? तो जो फोर्थ वाली इक्वेशन है वो इक्वेशन फर्स्ट को फुलफिल करती है। तो 2as इक्वल टू ये v2 है ना, v2 माइनस u2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में सही है, मगर a इक्वल टू v माइनस u ये ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ये 5 मोशन की इक्वेशन है, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आ भी सकता है। ये 19 पार्ट था जो हमारे DFC की सीरीज चल रही है उसका, ये 19 पार्ट था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।